Hello students, welcome to another lecture on bank reconciliation statement. We have already covered 2 lectures and theory portion भी हमने किया है, कुछ हमने illustration भी किया है. आज हमारा 3rd lecture है और आज हम पूरा illustration करेंगे आप लोगों के साथ. तो हमारा पूरा जो पिछला वीडियो है उसको भी आप जरा फॉलो कीजिएगा तो थोड़ी आसानी होगी क्योंकि उसमें मैंने कैलकुलेशन का एक डिफरेंट तरीका बताया है जिसको मैं आज भी ब्रश अप करूंगी. सो वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल एंड लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर. ये वाला चार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आज मैं फिर से एक बार और डिस्कस कर रही हूँ. सो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारे पास हम जो अपना बैंक कैश बुक मेंटेन करते हैं और जो बैंक हमारे मेंटेन करता है वो दोनों सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों में सिमिलर एंट्रीज होती है, लेकिन कुछ कुछ चीजों के कारण दोनों में डिफरेंस होता है और इसी डिफरेंस के कारण हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं. तो वो डिफरेंसेस जो हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंस होते हैं. एक टाइमिंग डिफरेंस होता है कि हमने चेक को यहाँ से इशू किया है लेकिन बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, या हमारे बैंक ने कुछ इस तरह की एंट्रीज की हैं जो डायरेक्ट वहां से होनी चाहिए और कैश बुक में मेरे पास अभी वो इंफॉर्मेशन आया नहीं है और मेरे पास तब इंफॉर्मेशन आएगा जब हम बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं. ठीक है, तो एक और है एरर्स भी हो सकते हैं जो कि बैंक की तरफ से भी हो सकता है और मेरे तरफ से भी हो सकता है. मैं अपने यहाँ पे अपना अकाउंट मेंटेन करने में मेरे से भी गलती हो सकता है. सो दीज आर द 3 कैटेगरीज जिसमें डिफरेंसेस के चांसेस हो सकते हैं. तो इन डिफरेंसेस को कैसे डील किया जाता है उसके लिए हमने ये चार्ट एक्सप्लेन किया था. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बुक हम लोग मेंटेन करते हैं. कैश बुक में हमारा डेबिट साइड में रिसीट रहता है, पेमेंट्स क्रेडिट. अब जो बैंक मेंटेन करता है वो बिल्कुल ऑपोजिट, क्योंकि बैंक अपने यहाँ पे मेंटेन करता है. पासबुक में आप देखोगे क्रेडिट साइड में डिपॉजिट होता है और डेबिट साइड में विड्रॉल होता है. ठीक है, तो पासबुक का मेंटेन करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है. जो हमारे यहाँ पे डेबिट होता है वो उनके यहाँ पे क्रेडिट होता है. ठीक, अब सपोज 4-5 मैंने ये सिचुएशंस डिस्कस किए थे जिसके कारण बैंक और कैश बुक में डिफरेंस हो सकता है. जैसे चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर. चेक डिपॉजिट हो गया है तो हमारे यहाँ पे चेक डिपॉजिट में मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, लेकिन बैंक में अभी तक क्लियरिंग के लिए नहीं गया है तो बैंक में डिपॉजिट नहीं दिखा रहा है. उस डेट में हो सकता है बाद में करें, 3-4 दिन के बाद वो पैसा में आए, लेकिन अभी आया नहीं है तो ये डिफरेंस हो सकता है. इसको हम कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस. या इसका जस्ट ऑपोजिट हो सकता है, बैंक में बैंक चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशू हुआ तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. जब तक बैंक के पास चेक को प्रेजेंट नहीं किया जाएगा तो चेक का क्लियरिंग नहीं होगा. तो बैंक के पास अभी भी चेक आया नहीं है तो इसका मतलब उसके यहाँ पे एंट्री नहीं होगी. बैंक इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट जो मुझे मिलता है, जो कस्टमर को बैंक इसलिए इंटरेस्ट देता है कि कस्टमर बैंक के पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी रखता है, उसके बैंक में जितना पैसा रहेगा उसके बेसिस पे उसे इंटरेस्ट मिलता है. तो ये इंटरेस्ट बैंक डायरेक्टली यहाँ पे रजिस्टर कर लेता है. जो अकाउंट होल्डर को तब तक नहीं पता चलता है जब तक वो बैंक का पासबुक अपडेट नहीं करता है या फिर स्टेटमेंट नहीं लाता है, तो उसके पास अभी कोई खबर नहीं आई है. बैंक चार्जेस भी उसी तरह का कुछ खर्चा जो बैंक अपने यहाँ पे चार्ज कर लेती है, लेकिन कस्टमर के पास अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आया है. डिविडेंड डायरेक्टली आ जाता है बैंक में लेकिन यहाँ पे नहीं आया.
या इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी ऐसा खर्चा है जो हो सकता है जो भी अकाउंट होल्डर है, जो भी इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, वो ये कह देते हैं कि बैंक से उनका ऑटोमेटिक प्रीमियम का पेमेंट डिडक्ट हो जाए, प्रीमियम बैंक से ऑटोमेटिक चला जाए। तो ये भी यहाँ पे अगर हो गया है तो इसका भी खबर अकाउंट होल्डर को तब तक नहीं पता चलता है जब तक उसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं आ जाता है। तो आप देखो, इस तरह की चीजें हैं जिसके कारण डिफरेंसेस हो सकती हैं। एक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे नहीं है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दीज आर द कॉजेस फॉर डिफरेंसेस इन बैंक। अब विड्रॉल पासबुक का जब बैलेंस निकलता है तो डिपॉजिट ये हो गया और ये माइनस, बैंक कैश बुक में ये प्लस हो जाता है क्योंकि ये रिसीट्स है और ये माइनस। ठीक है, तो हम जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, अगर हम बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब जब रिसीट कॉलम ज्यादा होगा तभी इसका बैलेंस होगा। तो अगर हम इसको लेके चल रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम यहाँ पे जितने भी चीजें हुई हैं उसको हम जस्ट ऑपोजिट ट्रीटमेंट करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग टू। ये भी बहुत ध्यान से सुनना, इसमें कंफ्यूजन ना हो। ये यहाँ पे रिसीट हम प्लस करते हैं, ये माइनस करते हैं, तभी हमारा बैलेंस निकलता है। अब जब हम रिकंसाइल कर रहे हैं मतलब इस बैलेंस को और यहाँ के जो बैलेंस को, ये दोनों के बैलेंस में डिफरेंस है, तभी हम रिकंसाइल कर रहे हैं। रिकंसाइल करने के लिए या तो हम कैश बुक के बैलेंस को लेके फिर इसमें एडजस्टमेंट करेंगे ताकि हम डिराइव कर सके ये वाले बैलेंस को, या हम इसके बैलेंस को भी लेके चल सकते हैं। तो जिसको भी लो, जिसको भी ले रहे हो आप उसी के एडजस्टमेंट्स को भी देखो। जैसे इसको, ये अगर इसको लेके हम चले तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे माइनस किया हुआ है तो इसको हम प्लस करेंगे, और ये प्लस किया हुआ है तो इसको हम माइनस करेंगे। ये ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, जितनी भी हमने प्लस की है उसको माइनस करेंगे और जितने भी माइनस किए उसको प्लस करेंगे। तो अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहे हैं तो ये सारा हम माइनस करेंगे, ये सारा हम प्लस करेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों के कारण डिफरेंस है तो ये चीज भी हम माइनस करेंगे और ये एज इट इज प्लस करेंगे। उसके बाद जो बैलेंस निकलेगा वो होगा बैलेंस एज पर पासबुक। अब अगर हमने कैश बुक की जगह पासबुक के बैलेंस को लेके हमें अगर चलना हुआ तो अगर हम इसकी जगह पासबुक का बैलेंस ले तो यहाँ पे मैंने जैसे प्लस किया है तो इसको हम माइनस कर देंगे, ये माइनस किया है तो इसको प्लस कर देंगे। और यहाँ पे चूंकि हम कैश बुक के बैलेंस को लेके नहीं चल रहे हैं, हम पासबुक के बैलेंस को लेके चल रहे हैं, तो इसको माइनस प्लस उल्टा हम कर सकते हैं। ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ये जैसे ये प्लस है तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है, तो हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं और भी क्लियर होगा इसमें। अब ये इलस्ट्रेशन है, इसमें भी हम उसी तरीके का कैश बुक, डेबिट, क्रेडिट, पासबुक, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया।
Prepare the bank reconciliation statement as on 31st March from the following information. So bank statement showed a credit या favorable balance of 9214. पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट में डिपॉजिट दिखाते हैं, डेबिट में विड्रॉल, कैश बुक में रिसीट पेमेंट। ठीक है, सो बैलेंस हमारा ये है पासबुक का। अब आगे ऑन 29th March बैंक क्रेडिटेड अ सम ऑफ 1650 इन एरर। बैंक ने क्रेडिट कर दिया 1650, लेकिन ये एरर एंट्री है। इसका मतलब क्या है कि इसका करस्पॉन्डिंग कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि ये एरर से गलती से कर दिया है। Checks totaling 4,500 issued on 29th March were not cleared. So checks issued, चेक अगर इशू हो गया है तो 4,500 यहाँ पे आ गया है कैश बुक में, लेकिन अभी तक ये क्लियरिंग के लिए बैंक में गया नहीं है। ओके, life insurance premium of 950 paid by standing order was not recorded in cash book. मैंने बताया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट बैंक से निकल गया है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है। चेक ऑफ 600 received, deposited and credited by bank was accounted as a receipt in the cash column of cash book. ये ध्यान से देखना, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। अब जो कैश बुक बनता है डबल कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक। तो ये बता रहा है 600 रिसीव डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी 600 बैंक से में तो क्रेडिट हो गया। दिस वाज अकाउंटेड एज रिसीट इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। इसको बैंक में यहाँ पे डालना चाहिए था 600, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस इसने यहाँ पे डाल दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग 600 की नहीं हुई है। ठीक है, अब other checks of 8,500 were deposited, but 8,500 were deposited, but checks for 6,000 were collected by the bank. So other checks were deposited, यानी 8,500 मैंने डिपॉजिट करवाया, डिपॉजिट हो गया मेरे अकाउंट में, लेकिन 6,000 were collected, लेकिन यहाँ पे बैंक में बस 6,000 ही आया है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने सारी एंट्रीज कर ली। हम लोगों ने यहाँ से देख लो सारे एंट्रीज हमारे आ गए हैं। 29 मार्च को 1650 आ गया, 1650 एरर आ गया, ये वाला भी 4500 हमारा यहाँ से चेक्स टोटलिंग इशूड वे नॉट क्लियर्ड। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया 600 रुपीज हमारा यहाँ पे आ गया, एंड 8,500 रुपीज ये जो डिपॉजिट हुआ है उसमें 6,000 रुपीज बस बैंक में गया है। तो ये हमारी एंट्री हो गई है। अब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st March 2023। ठीक है, बैलेंस as per पासबुक।
यही दिया हुआ है 9214 9214 9214 ये बैलेंस दिया हुआ है, तो इसी से लेके हम लोग चल रहे हैं। तो बैलेंस एज पर पासबुक यानी क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। तो फेवरेबल बैलेंस में क्या होगा, ये प्लस होना है और ये माइनस, और कैश बुक में ये रिसीट कॉलम है और ये पेमेंट्स कॉलम, ये नॉर्मल है। अब हमें क्या करना है, हम पासबुक को लेके चल रहे हैं, तो जो एंट्री जैसा हुआ है उसका जस्ट ऑपोजिट करना होगा, यानी हमें ये सारी चीजें माइनस करनी होंगी और इसको प्लस करना होगा। जिसको भी जिसका बैलेंस लेके चलोगे उसका जो नॉर्मल चीज है उसको उल्टा करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड क्या क्या होगा, 950 ऐड इंश्योरेंस प्रीमियम 950, ये चला गया। और ऐड क्या होगा, 8500 चेक्स डिपॉजिटेड, 8500, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया। अब लेस क्या होगा, 1650 एरर, बैंक क्रेडिट एरर 1650। उसके बाद 600 रुपीज जो चेक रिसीव डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड 600, और क्या है 6000 ये भी चेक डिपॉजिटेड, ये भी हो गया। और 4500 चेक्स इशूड, -4500। ये आगे सारी एंट्रीज हमारी। अब इसको आप टोटल करके देखो, 5 hopefully it is 6, तो ये टोटल आ गया 4192 3 5। ये आ गया 5917। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, चीजों को आप देख लो कैसे किया है, कि अगर हम पासबुक के बैलेंस को लेके चलते हैं तो पासबुक में मेरा जो एंट्री होता है, जैसे ये प्लस होता है ये माइनस होता है, इसकी जगह हम इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है।
और जितनी भी एंट्रीज आपने जैसे किया हुआ है ये सारा, इसको आपने उस तरह से ट्रीट कर लिया। उसके बाद फिर जो प्लस होना है प्लस, ये प्लस, इसको प्लस कर दिया और माइनस करके जो बैलेंस बचा है वो होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ये हो जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ध्यान से देख लो आप, अगर हो सके तो एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर मन हो, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को खुद आप करिएगा। अब इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं, आप लिख सकते हैं, कोई भी डाउट होगा तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है।